So in today's lecture, we will be discussing about the legislative powers of the President of India. ठीक है. In the earlier lecture, we have discussed about the executive powers of the President of India. In this lecture, we will be dealing about the powers related to the Parliament of India. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ओनली कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं. दैट इज समन. सबसे पहली होती है समन पावर. ठीक है. समनिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हाउस ऑफ लोकसभा है, जब वो इलेक्ट होता है नया नया, तो सबसे पहले जो समनिंग होती है तो उसमें उसको समन कौन करता है. द समनिंग पावर इज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है. इन अंडर आर्टिकल 85 थ्री पावर्स आर डिफाइंड, दैट इज समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्वेशन ऑफ लोकसभा. ठीक है. तो अब भाई जो चीज़ डिसॉल्व होगी वही समन भी होगी पहली बार, और उसका ही प्रोरेशन भी होगा. तो बेसिकली डिसॉल्विंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन सा होता है. डिसॉल्विंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा ओनली, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व हो नहीं सकता, तो सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकता है. तो जब लोकसभा पहली बार मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको समन करने की पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही होती है. दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 87. वैसे भी प्रेसिडेंट समन कर सकता है, और स्पेशली जब पहली बार हाउस ऑफ द जब लोकसभा बनती है नई नई, और पहला जो सेशन, जो पहले दिन उनका जो समन होता है वो कौन करता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है. दैट इज कॉल्ड स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 87. दूसरी चीज़ आती है प्रोरोग. प्रोरोग का क्या मतलब होता है. प्रोरोग का मतलब स्थगित करना, टेम्पररी किसी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को टेम्पररी तौर पे जब उसको स्थगित किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोरोगेशन. मान लो आज है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद होना है, तो एक तरीके से क्या हो गया, टेम्पररी. तो ये प्रोरोगेशन जो टेम्पररी टाइम के लिए होता है, इसको कहते हैं प्रोरोगेशन. ये कौन करता है. दिस इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिसॉल्व. डिसॉल्व जब हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा जब डिसॉल्व होता है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है. द पावर ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है. तो दीज थ्री पावर्स आर डिफाइंड इन द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पावर हो गई रिगार्डिंग द पार्लियामेंट. ठीक है. चौथी इंपॉर्टेंट पावर क्या है. चौथी इंपॉर्टेंट पावर इज द समनिंग ऑफ जॉइंट सेशन. तो जॉइंट सेशन किसे कहते हैं, पहले तो ये समझते हैं. वैसे जॉइंट सेशन जो है वो हम डीपली जब समझेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है. वैसे इसका एक आइडिया ये है, आर्टिकल 108 में जब दो हाउसेस के बीच में, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा, किसी बिल को लेके कोई डेडलॉक क्रिएट होता है, मतलब वो अगर सही से पास नहीं हो पा रहा है, दोनों अपने अमेंडमेंट्स में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. क्या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है किसी बिल को लेके, तो इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट कॉल फॉर जॉइंट सेशन. ठीक है. कि दोनों हाउसेस को एक जगह बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन होता है, उसके बाद दोनों आमने सामने उस बिल को रिलेटेड बात करते हैं. दिस इज कॉल्ड जॉइंट सेशन. तो ये जॉइंट सेशन बुलाने की पावर किसके पास होती है. द समनिंग ऑफ जॉइंट सेशन पावर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो कुछ पावर्स हो गई रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. इसके अलावा भी दो इंपॉर्टेंट पावर्स और होती है प्रेसिडेंट के पास, जिसमें पहली पावर होती है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन कर, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है. तो राज्यसभा में जैसा आपको पता है 250 मेंबर्स होते हैं, 238 तो इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं. तो उन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किस किस बेसिस पे, वो अलग अलग बेसिस पे होते हैं. वी विल नॉट गो इन दैट डीप, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. आर्ट्स पे, साइंस पे किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो उसके बेसिस पे उनको नॉमिनेट किया जाता है अंडर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा लोकसभा में भी क्या कोई नॉमिनेशन करता है प्रेसिडेंट. यस. दो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा ऑल्सो. ठीक है. तो लोकसभा में भी मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है. लोकसभा में भी दो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग पार्लियामेंट. ये सारी पावर्स किससे रिगार्डिंग हो गई. ये सारी पावर्स रिगार्डिंग हो गई लेजिस्लेचर से रिगार्डिंग पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज
व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज मेकिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो अब बिल मेकिंग में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है, नो बिल कैन बिकम लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना कोई भी बिल, एक्ट या लॉ नहीं बन सकता है, वेदर इट इज़ मनी बिल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनरी बिल। हाँ, हालांकि सिचुएशंस और कंडीशंस अलग अलग हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल को लेके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एसेंट यानी कि सिग्नेचर हर बिल पे प्रेसिडेंट के होते ही हैं, उसको लॉ बनने के लिए या एक्ट बनने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर क्या हो गई बिल मेकिंग में, कि उसकी एसेंट के बिना कोई लॉ जो कोई बिल जो है वो एक्ट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एंड में भाई लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी पास हुआ, फिर दूसरे हाउस में गया, पूरी डिटेलिंग हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया। तो लास्ट कंडीशन होती है ना कि प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए लास्ट में जाता है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बिल्स ऐसे भी होते हैं जिनके इंट्रोडक्शन के लिए ही किस चीज़ की इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, जिनके इंट्रोडक्शन के लिए ही प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है। एंड की बात नहीं हो रही, अब स्टार्टिंग की बात हो रही है कि भैया अगर बिल को इंट्रोड्यूस करना है हाउस में तो ही आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना ही उसका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से बिल हैं, सबसे पहला है मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल बेसिकली लोकसभा में ओरिजिनेट होता है और राज्यसभा से उसको इतना मतलब भी नहीं होता है, इतनी पावर राज्यसभा के पास भी नहीं होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी उसका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। तो मनी बिल की जब बात आती है तो मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए ही, उसको फ्लोर पे लाने के लिए, उस पर बहस करने के लिए ही इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या बात हो रही थी अभी इससे पहले कि एंड में ज़रूरत होती है। अब एंड में तो है ही है, जो भी है वो हम बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए ही किसकी एसेंट की ज़रूरत पड़ रही है, प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ हो गई क्रिएशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना है, किसी स्टेट की टेरिटरी चेंज होनी है, या एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बनाई जानी है, ठीक है, या दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बनाई जानी है, तो जब भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तभी भी उस रीऑर्गेनाइजेशन बिल के इंट्रोडक्शन के लिए ही प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको इंट्रोडक्शन की एसेंट देता है तभी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट इज बेसिकली द बिल एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। CFI की एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड करने का जो बिल होता है उसी को पास करने के लिए बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए ही ज़रूरत किस चीज़ की होती है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। इसके अलावा बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन स्टेट, ऐसा कोई बिल अगर लोकसभा में आने जा रहा है जिसमें टैक्सेशन जो है वो स्टेट का इफेक्ट होने वाला है, तो टैक्सेशन बिल बेसिकली मनी बिल्स ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ज़रूरत होती है एसेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। बिल्स इम्पोजिंग इम्पोर्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम एंड ट्रेड, तो ऐसे बिल्स जो हैं, द बिल विच आर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो ऐसे बिल को इंट्रोडक्शन के लिए भी किसकी एसेंट की ज़रूरत होती है, द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कंपल्सरी इवन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ बिल्स, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, financial powers related, that is contract are made on behalf of president by union of india। यूनियन ऑफ इंडिया अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉरेन से या कहीं से भी, किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होता है। ये इसकी एक फिनेंशियल पावर है, ये ऊपर वाली पावर से थोड़ी एक अलग पावर है, बट इट शुड ऑल्सो बी डेल्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बिल्स को रिगार्डिंग क्या क्या पावर होती है एक प्रेसिडेंट की, ठीक है। कहीं पे उसकी एसेंट तो कंपलसरी है ही, कहीं पे उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट के एसेंट की।
तो अब इन असेंटिंग पावर कितने तरीके की होती है, और इन असेंटिंग पावर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर निकल के आती है प्रेसिडेंट की, दैट इज़ द वीटो पावर विच वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि असेंटिंग पावर्स कितनी होती हैं। ठीक है, असेंटिंग पावर्स 3 तरीके की होती हैं। देखो 3 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट देगा जिसको कहते हैं गिव एसेंट, या तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देगा यानी कि जिसका मतलब हो गया विदहोल्ड करेगा अपनी असेंट को, या फिर तीसरी चीज़ है कि रिटर्न कर देगा बिल को। ठीक है, अगर बिल उसके पास जा रहा है एसेंट के लिए तो 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो भाई रजामंदी देगा या रजामंदी नहीं देगा, या तो फिर उसको रिटर्न कर देगा बिल को। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, 3 असेंटिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो अब वीटो क्या होता है, पहले तो पता समझना होगा कि वीटो किसे कहते हैं। वीटो का मतलब होता है राइट टू रिजेक्ट, तो यानी कि ये विदहोल्डिंग पावर से डील कर रहा है, एसेंट ना देने वाली पावर से डील कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज वीटो। क्योंकि वीटो का मतलब क्या हो गया, राइट टू रिजेक्ट। वीटो कितने प्रकार की होती है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीटो होती है 4 प्रकार की, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। सबसे पहली वीटो जो होती है वो एब्सोल्यूट वीटो होती है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज रिजेक्शन, वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी काउंसिल ऑफ मेंबर से पूछे, बिना प्रधानमंत्री से पूछे, किसी से भी पूछे बिना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पावर हो गई जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। तो अब एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट कब कब यूज़ कर सकता है, 2 कंडीशन है जब प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर सकता है। पहला है प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है। प्राइवेट मेंबर उसको कहते हैं जो बंदा मिनिस्टर नहीं होता यूनियन में। ठीक है, मिनिस्टर मतलब स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, 2 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। इनके अलावा जो लोग होंगे वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट वीटो होती है, उसको रिजेक्ट करने की एब्सोल्यूट पावर होती है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको एब्सोल्यूटली रिजेक्ट कर सकता है अपने आप। ठीक है, एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं एब्सोल्यूट पावर रखता हूँ इस चीज़ में, तो इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उस बिल को रिजेक्ट कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब ये एक पूरा सिनेरियो है, तो सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिनेरियो क्या होता है, किसी गवर्नमेंट ने कोई बिल को पास किया। ठीक है, उस बिल को पास करने के बाद वो एसेंट के लिए पहुंचता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट नहीं दी है, इतने में क्या होता है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब दोबारा इलेक्शन होते हैं और नई लोकसभा बन के आती है, अभी तक बिल पास नहीं हुआ है, तो उस बिल को रिजेक्ट करने की पावर, क्योंकि अब लोकसभा जो थी पुरानी वाली वो तो हो गई डिसॉल्व, नई लोकसभा बन चुकी है, तो उस बिल को रिजेक्ट करने की एब्सोल्यूट पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट की। तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर सकता है। ठीक है, नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट है सस्पेंस वीटो। सस्पेंस वीटो बेसिकली कैसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा कि सस्पेंस वीटो यूज़ कब कर सकता है और क्या सस्पेंस वीटो होती है। बिल कोई पास हुआ पार्लियामेंट से, बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को उस बिल के अंदर लगती है कमी, प्रेसिडेंट कहता है, प्रेसिडेंट उस बिल को कर देता है रिटर्न कि भैया इसके अंदर मुझे लग रही है कमी, ये इसके अंदर कमी है, इसको अमेंड कर लो। अमेंडमेंट पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। अब उसने अमेंडमेंट किया है या नहीं किया है ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है और आपकी एब्सोल्यूट में स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये हम अगले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे बिल और लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि अगर वो बिल आया पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, तो अब प्रेसिडेंट के पास होती है सस्पेंस वीटो। सस्पेंस वीटो उसने यूज़ कर ली, अमेंड करने के लिए भेज दिया, अब उसके पास कोई वीटो नहीं होती है, अब मैंडेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए उस पर्टिकुलर बिल को पास करना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंस वीटो, कि उसने सिर्फ भेज दिया। अब भेजने के बाद क्या है, पार्लियामेंट ने उसको सिंपल मेजोरिटी से दोबारा पास कर दिया, अब उसके पास कोई वीटो नहीं है, अब वो जो है पास हो जाएगा किससे, पार्लियामेंट से। तो सस्पेंस वीटो बेसिकली किसके उसमें यूज़ होती है। अच्छा, एब्सोल्यूट वीटो के लिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एब्सोल्यूट वीटो की सबसे बड़ी एक्सेप्शन जो होती है वो होती है
मनी बिल, मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो नहीं लग सकती, क्योंकि वीटो पहले ही मैंने बता दिया कि दो चीज़ों में ही लग सकती है, तो मनी बिल का तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन मनी बिल एक ऐसे बिल होता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट की कोई वीटो काम नहीं करती, प्रेसिडेंट को उसको असेंट देनी कंपलसरी मैंडेटरी होती है। क्यों? कॉमन सेंस से समझते हैं इसे। इंट्रोडक्शन के लिए मनी बिल की किसकी एसेंट की जरूरत थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो जिस चीज़ के इंट्रोडक्शन में ही प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, तो अब उसको आखिर में जो एसेंट है वो एज अ फॉर्मेलिटी है, ठीक है भाई, वरना तो वो इंट्रोडक्शन को ही मना कर सकता ना। अगर उसने इंट्रोडक्शन दे दिया है उस चीज़ को, तो अब वो आखिर में मना क्यों करेगा? ठीक है, तो इसलिए मनी बिल के सीन में कोई वीटो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होती है। उसको एसेंट देना जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अब हम सस्पेंस वीटो समझ गए। सस्पेंस वीटो क्या होता है कि बिल को भेजा गया, बिल जो है दोबारा भेज दिया गया सिंपल मेजोरिटी से पास करके, अब वो मैंडेटरी हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए पास करना। ठीक है, तीसरी वीटो कौन सी होती है? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का जो सेम सिनेरियो होता है वो सस्पेंस वीटो वाला ही होता है। बिल आया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट को लगा कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, वापस भेज दिया गया कहाँ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है ये क्वालिफाइड और सस्पेंस वीटो में? यहाँ पर जो बिल को वो पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफाइड वीटो की जगह नहीं होती है। क्वालिफाइड वीटो जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब किसी बिल को रिजेक्ट करता है, या किसी बिल को, सॉरी रिजेक्ट नहीं, रिटर्न करता है, तो उस बिल को पार्लियामेंट अगर दोबारा पास करता है तो उसको पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी से ही पास करके भेज दिया, अब मैंडेटरी हो गया उसके लिए पास करना। लेकिन अमेरिका में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी से नहीं, रिटर्न अगर हुआ है तो वो फिर पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन ये इंडिया में नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वालिफाइड वीटो। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो किसे कहते हैं? पॉकेट वीटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हो गया? पॉकेट से ही निकला है। पॉकेट का मतलब जेब में किसी बिल को डाल के प्रेसिडेंट भूल जाता है। ठीक है, भूलने का मतलब क्या हुआ? भाई प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, अगेन मनी बिल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी बिल आया प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने उसकी ना ही तो एसेंट दी, और ना ही उसको रिटर्न किया, और ना ही उसको रिजेक्ट किया। वो उसके बिल पे ऐसे ही पढ़ा लिया, मतलब उसने तीनों में तो कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ पे क्या कहता है कि भैया प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनरी बिल के केस में पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है। उसके लिए कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड है उसके पास कि जब चाहे वो उसको एसेंट दे, जब चाहे उसको विदहोल्ड करे, और जब चाहे उसको रिटर्न करे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो पॉकेट वीटो है, इस वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। ना ही उसने एसेंट दी, ना ही उसको विदहोल्ड किया, ना ही उसको रिटर्न किया। क्यों नहीं किया ऑर्डिनरी बिल को? इसलिए नहीं किया कि भैया टाइम पीरियड नहीं दे रखा है। तो ऐसे जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। तो क्या कभी इंडिया में वीटो पावर यूज़ हुई है, सॉरी पॉकेट वीटो यूज़ हुई है? यस, इंडिया में प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था। उस बिल को आज तक एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ करते हुए उसको ना ही एक्सेप्ट किया था, ना ही उसको रिजेक्ट किया, ना ही उसको रिटर्न किया in 1987. So this is the scenario in which pocket veto is used by president of India. अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की है, पॉकेट वीटो में अनलिमिटेड टाइम दे रखा है कि प्रेसिडेंट को टाइम बाउंड नहीं कर रखा किसी काम को करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, तो इसलिए उसको टाइम बाउंड नहीं कर रखा। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास कोई बिल जाता है तो विद इन 10 days ईदर यू हैव टू रिटर्न इट और गिव योर एसेंट और रिजेक्ट इट। ठीक है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए अमेरिका में तो पॉकेट वीटो यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर तो एक टाइम लिमिट दे दी 10 दिन की। इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए इंडिया में पॉकेट वीटो यूज़ होती है। तो क्वालिफाइड वीटो अमेरिका में होती है, इंडिया में नहीं होती है। पॉकेट वीटो इंडिया में हो सकती है, अमेरिका में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए सिनेरियो। अच्छा, अब एक सिनेरियो और बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि प्रेसिडेंट भी ना हो इंडिया का, उसकी डेथ हो जाए, या फिर और वाइस प्रेसिडेंट की भी कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस हो कि प्रेसिडेंट भी ना हो और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो,
तो हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट हमको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, उसको वेकेंट, उसके ऑफिस को वेकेंट नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी इमरजेंसी में प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो इसका आंसर है, ऐसी इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट बनता है वो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब दूसरा सवाल कि क्या कभी ऐसा इंडिया में हुआ है? यस, इन 1970 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्लाह वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। ठीक है, सर्कमस्टेंस क्या हुआ था? जाकिर हुसैन वॉज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम और उनकी डेथ हो जाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है। तो वी गिरी जो होते हैं वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अब वो क्या बनते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, जब कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है तो वो कोई ना ही तो एमपी, ना ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता, ना ही मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता किसी को। वीवी गिरी को लड़ना था इलेक्शन, तो वीवी गिरी जो है वो पोस्ट से कर देते हैं रिज़ाइन। तो अब ना ही इंडिया के पास प्रेसिडेंट कोई होता है और ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, दोनों पोस्ट खाली हो जाती हैं। जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, वीवी गिरी इलेक्शन लड़ने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उस पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में 1970 में एक शॉर्ट टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के जो थे जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। थैंक यू।